नमस्कार, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूँ शशि द्विवेदी। आप देखना शुरू कर चुके हैं शांति जीएस एकेडमी के चैनल पर। आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट लेक्चर है और मैंने पॉलिटी की कक्षा शुरुआत की है और मैं आज एक-एक लेक्चर को मैं देता रहूँगा और लगातार 1 से लेकर पॉलिटी की पूरी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा और बेहतरीन तरह से। आज की शुरुआत करते हैं कि पॉलिटी में हम क्या जानेंगे। देखो, जब पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस दो अलग-अलग अवधारणा है। हम यहाँ पॉलिटी पढ़ने आए हैं। आखिर हमें पॉलिटी का जो है, इसकी हिंदी मीनिंग में पॉलिटी को राज व्यवस्था कहते हैं। तो हम समझेंगे कि आखिर राज व्यवस्था क्या है। देखो, लाल-लालियों में बात कर रहा हूँ राज व्यवस्था। राज व्यवस्था में 2 शब्द आती है। पहला है राज, दूसरा है व्यवस्था। राज का मतलब क्या हुआ? राज का मतलब क्या हुआ? राज। आखिर राज क्या होता है? राज का मतलब ये हुआ कि जहां पर आप राज किसे कहोगे? जहां पर क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। जब जनसंख्या रहेगी तो वो राज होगा। जब आप जनसंख्या वहां रहेगी तो वहां राज उसको कह सकते हो। जब वहां पर आप कहोगे वहां जनसंख्या तो रहेगी सर, उसके बाद और क्या चाहिए? जनसंख्या के बाद उसके जनसंख्या रहेगी कहाँ पे? उसके लिए क्षेत्रफल चाहिए, उसके स्थान चाहिए, जिस स्थान पर वो रह पाएगी जनसंख्या। तीसरा है, पहला तो जनसंख्या, दूसरा है क्षेत्रफल। मतलब उसके लिए स्थान होनी चाहिए, स्थान होनी चाहिए। पहला है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। तो जनसंख्या होनी चाहिए। इसके लिए जनसंख्या के जगह अगर जनसंख्या है तो वहां पर क्षेत्रफल होनी चाहिए, मतलब एरिया होनी चाहिए। एरिया मतलब एक क्षेत्रफल होनी चाहिए जिस पर वो आदमी रहेगी। इसके लिए क्या चाहिए? अगर इतनी जनसंख्या है, सरकार है, तो उसको चलाने के लिए कोई ना कोई आदमी होनी चाहिए। जिसके लिए तो आप पढ़ रहे हो, सरकार हमारे लिए क्या सब कर रही है, यह सब मैंने पिछली कक्षा में शुरुआत कर चुका हूँ। तो सरकार आखिर क्या करेगी? सरकार करेगी इन सभी जनसंख्याओं को चलाएगी। इस जनसंख्या में रहने वाले लोगों के लिए नियम बनाएगी जिसके सहारे वो क्षेत्र चल पाएगा। चौथा होता है क्षेत्रफल। जब हो जाएगा उसके लिए संप्रभुता होनी चाहिए। जब राज संप्रभुता बहुत इंपोर्टेंट शब्दावली है, संप्रभुता। देखो, संप्रभुता क्या है बताते हैं आपको। संप्रभुता का मतलब क्या हुआ? संप्रभुता का मतलब हुआ कि आप किसी आदमी को संप्रभु कैसे कर सकते हो? जब वो आदमी स्वतंत्र होकर निर्णय ले पाता है, उसके पास हर कैपेबिलिटी है, हर वो चीज है जिसके सहारे वो अपनी खुद का निर्णय, वो अपने क्षेत्र में, जैसे उसका मन हो गया आज का पढ़ने का तो पढ़ेगा, नहीं मन हुआ तो नहीं पढ़ने का। वो संप्रभु है, वो स्वतंत्र है, वो अपने मन से काम करता है। पर जब आप कहते हो कि स्वतंत्र नहीं, अब सब ये सब 4 शब्दावली जो है राज को परिभाषित करता है। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये एक संस्था थी, एक संधि हुआ, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में। इसमें क्या कहा गया? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में कहा गया कि जब आप किसी चीज को राज कब कहोगे? इस संधि में कहा गया कि जब आप जनसंख्या वहां पर होगी। दूसरा बात कि उसके लिए क्षेत्रफल होनी चाहिए, उसके जगह स्थान होनी चाहिए। उस जगह को स्थान हो जाएगा तो फिर आपके लिए सरकार, उस जनसंख्या को चलाने के लिए, उस लोगों को चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए। ये सरकार आखिर क्या दूसरों की सरकार, यह जो सरकार होगी, क्या सरकार हमारे लिए निर्णय ले पाएगी या नहीं? क्या सरकार पर कोई दूसरा आदमी आकर उस पर, हम कह सकते हैं कि उस पर कोई रोक तो नहीं लगा देगी सरकार के ऊपर? क्या यह सरकार जो है वो किसी दूसरे के अधीन तो काम नहीं करेगी? मतलब सरकार संप्रभु होनी चाहिए, सरकार खुद निर्णय ले सके। जब तुम अपने निर्णय खुद लोगे तो आप कह सकते हो कि मैं संप्रभु हूं। संप्रभु का मतलब हुआ, अब देखो, भौतिक जनसंख्या, जनसंख्या और क्षेत्रफल। जनसंख्या का मतलब हुआ कि जनसंख्या एक चीज है, तो एक ऐसी जनसंख्या को आप देख सकते हो, मतलब उस चीज को आप कह सकते हो। जनसंख्या जो है वो भौतिक चीज से जुड़ा हुआ है। जैसे आप मान के चलो, अभी मान के चलो कि इस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, इस बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, तो क्या ये बोर्ड जो है आपको छू के महसूस कर रहे हो? क्षेत्रफल क्या आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये क्षेत्रफल है, बिल्कुल। अब देखो, सरकार और संप्रभुता आध्यात्मिक तत्व कैसे है, इसको बात को समझो। ये भौतिक तत्व को आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर भौतिक तत्व का मतलब क्या हुआ। भौतिक तत्व जो हमें दिखाई भी दे, जिसे हम छू के महसूस कर सके, उसको भौतिक तत्व कहा जाता है। दूसरा आध्यात्मिक तत्व।
आध्यात्मिक तत्व का मतलब सीधा हुआ, ये एक अवधारणा है, एक कह सकते हो कि तुम एक विचारधारा है। इस विचारधारा के थ्रू इस चीज को रखा गया, सरकार क्या है, संप्रभुता क्या है, आपको पता चल गया कि ये दोनों अलग अलग चीज है। मतलब ये दोनों चीज जो है, सरकार और ये दोनों एक अवधारणा है जिसके सहारे सरकार चलती है, उस वो खुद स्वतंत्र निर्णय ले पाती है। तो यहाँ पर आप जान गए कि थोड़ा मोटा मोटा आपको एक आइडिया आ गया कि आखिर पॉलिटी है क्या। पॉलिटी में दो शब्दावली के गेम है। पहला बात आज की रक्षा की मकसद करते हैं, दो शब्दावली। पहला है पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था। राज व्यवस्था में दो शब्द आता है, एक है राज, दूसरा है व्यवस्था। हम राज को क्या आपको मैं बता पा रहा हूँ, राज क्या है। राज के होने के लिए आपको जनसंख्या होनी चाहिए। अगर जनसंख्या है, उस जनसंख्या को रहने के लिए थोड़ा क्षेत्रफल तो होनी चाहिए। अगर क्षेत्रफल हो जाता है, इसका मतलब उस क्षेत्रफल को, अगर उतनी जनसंख्या है, क्या उसको चलाने के लिए कोई न कोई आदमी तो होनी चाहिए। जब उस जनसंख्या को चलाने के लिए एक सरकार होगी, जनसंख्या को चलाने के लिए एक सरकार होगी, तो क्या सरकार खुद निर्णय अगर नहीं ले पाती है, किसी दूसरे के निर्णय को मान पाती है, तो क्या सरकार संप्रभु होगी? बिल्कुल नहीं। संप्रभु का सीधा मतलब हुआ कि आपको कोई बाधा नहीं दे सकता है, आप खुद निर्णय ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ये इन चार चीज, अगर चार तत्व पाए जाते हैं, अगर चार तत्व पाए गए, तो हम कह सकते हैं कि वो सरकार, मतलब वो इतनी सारी चीजें अगर आपको मिल गई, तो आप कह सकते हो मैं एक राज्य हूँ। राज्य का मतलब यही होता है। आप यह भी कह सकते हो कि मैं भी राज्य हूँ। अगर आप सरकार के लिए कार्य कर रहे हो, तो आप सरकार राज्य हो। आप अगर कह सकते हो कि कोई भी, यदि आप रेलवे में काम करते हो, तो फिर भी आप सरकार हो। अगर अभी आप सरकार नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो एक स्टूडेंट लाइफ में हो। तो यहाँ आप सरकार का मतलब सीधा ये हुआ, सॉरी, राज का मतलब ये हुआ कि जब आप सरकार के लिए कोई ना कोई कार्य कर रहे हो, चाहे आप रेलवे में कर रहे हो, आप रेलवे में कर रहे हो, या आप किसी भी ऐसी सरकारी संस्था, मान के चलो आप डीएसपी हो, एसडीएम हो, बीपीएससी में आप, यूपीएससी में आप आईएएस बन गए हो, आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है वो राज्य के अंतर्गत आएगा। अब दूसरा है व्यवस्था। आखिर व्यवस्था का मतलब क्या है? देखो, व्यवस्था का सीधा मतलब होता है, व्यवस्था का मतलब नियम। आप किसी के लिए अपने घर में एक व्यवस्था करते हो कि आज हमें ये काम करनी है, ये व्यवस्था ये करनी है, ये व्यवस्था करनी है। आज कोई लोग आ रहे हैं मेरे यहाँ, तो मैं उसके लिए कुछ खाना बना रहा हूँ, या कोई व्यवस्था कर लेते हो, उसके लिए खाना ये बनाना है, वो बनाना है। मतलब आप किसी के लिए एक व्यवस्था कर पाते हो। इसका मतलब क्या? एक नियम बना पाते हो। नियम का मतलब क्या हो? एक कानून। कानून का मतलब एक संविधान। मतलब देश की भाषा में कहा जाए, ये तो हमारे लिए, क्योंकि मेरी देहाती भाषा में कहा जा सकता है कि संविधान का मतलब हुआ नियम, कानून, या ऐसे भी कह सकते हो कि आप अपने लिए एक नियम बना रहा हूं, एक क्या कर सकते हो, व्यवस्था बन कर पा रहा हूं। आखिर देखो, ये व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? व्यवस्था का मतलब हुआ कि संविधान। हमें संविधान में क्या जानेंगे? संविधान एक्चुअली छोटी मोटी बात नहीं है। संविधान जानना मतलब एक बहुत बड़ी अवधारणा है, एक बहुत बड़ी बात है कि आप संविधान को जानते हो। संविधान का मतलब छोटी मोटी बात नहीं लालियो। संविधान का मतलब ये हुआ कि ये बहुत सारे इसमें नियम दिया हुआ है। मतलब संविधान का ये हुआ कि संविधान नियमों का समुच्चय है। मतलब नियमों का समुच्चय का मतलब क्या? बहुत सारे नियम दिया हुआ है इसमें। नियमों का समुच्चय। अब देखो, संविधान समुच्चय हो गया या संग्रह। संग्रह ही मतलब इकट्ठा हो गया। बहुत सारी चीजों को जब आप एक जगह कर पाते हो, तो उसको इकट्ठा, उसको क्या कह सकते हो? संग्रह कहा जा सकता है। अब देखो, संविधान के दो तत्व को हम याद रखते हैं। संविधान, आखिर हाँ, संविधान में दो होता है। पहला, अब किसी देश की संविधान लिखित है, इस देश की संविधान अलिखित है, इस बात पर हमें जोर दिया जाता है। आखिर इस देश की संविधान लिखित है और इस देश की संविधान अलिखित है। तो चलिए हम जानते हैं कि लिखित संविधान का मतलब क्या हुआ और लिखित संविधान का मतलब क्या हुआ। देखो, लिखित, किसी चीज को लिखित, यह लिख रहा हूं, अभी जो लिख के मैंने रखा है, ये लिख दिया है, मतलब ये लिखा हुआ है किसी द्वारा। लिखित संविधान का सीधा मतलब ये हुआ कि इसको जो है एक संविधान सभा होती है। संविधान के बनाने के लिए एक संविधान सभा होती है। संविधान सभा, संविधान सभा, जब आप कहते हो कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण होता है, तो आप कह सकते हो कि वो क्या हो गया? वो एक लिखित संविधान है। और जब आप कहते हो कि जैसे मान लो कि मेरे दादाजी के लिए एक नियम था,
तो सुबह में 5 बजे मतलब 10 बजे खाना खा लेते थे। वो उसका एक क्या अवसर समय, फिर मैंने भी उस चीज को किया कि मेरे दादाजी इस प्रकार पालन करते थे। मैंने भी उसको पालना, उस चीज को मानना शुरू कर दिया कि 10 बजे दादाजी खाना खाते थे, ये करते थे, वो करते थे, फला चिल्ला कुछ भी मान के चलो कि अगर वो चीज को हम भी अगर उसी चीज को मानते आ रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे दादाजी, जैसे उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ आपको, जैसे कि मान लो कि मेरे घर का, जैसे मैं एक कंपनी खुला हूँ मान के चलो, उस कंपनी में मैं उसका ओनरशिप, मेरा बच्चा जो होगा वो होगा, फिर आएगा तो वो ओनर बन जाएगा, फिर मेरे बच्चे का जो बच्चा होगा वो ओनरशिप बन जाएगा, उसका मतलब मालिक बन जाएगा। इस बात से आपको क्या स्पष्ट हो रहा है? यहाँ पर प्रथाओं की देखभाल होगी। प्रथा मतलब क्या हो? प्रथा का सीधा मतलब होता है, देखो प्रथा, प्रथा का मतलब कहाँ कहाँ अलिखित, कहाँ देखो प्रथा, प्रथा का मतलब ये होता है कि आप जब उस चीज को पालन करने लगते हो, जैसे कि उसी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी बात उसी वंश के, आप उसकी योग्यता पर ध्यान नहीं देते हो, और उस बात को हम कहेंगे प्रथा आधारित होती है। ये होती है अलिखित में। देखो आप लिखित संविधान के उदाहरण आप जान सकते हो। लिखित संविधान में आप जानते हो भारत का संविधान जो है लिखित है। आप जानते हो कि अमेरिका, जापान वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे देश है जिसके संविधान लिखित है। अभी भी ऐसे बहुत सारे देश है, जैसे कुछ उदाहरण मैंने दे रखा है। वो लिखित संविधान भी कुछ देशों के पास है। और लिखित संविधान में आप जान सकते हो कि जैसे कि ब्रिटेन, ब्रिटेन के बारे में सभी को पता है कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है। उसके बाद दूसरा है सऊदी अरब, देखो ये सऊदी अरब है। तीसरा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी अलिखित है। कनाडा और न्यूजीलैंड, ये सभी देश ऐसे हैं जिसके संविधान अलिखित है। इस प्रकार आपको पता चल गया होगा एक मोटा मोटा आइडिया। अब आपको जान लेना चाहिए, ये भी आपको जानना चाहिए जिस विषय में जो पढ़ रहा हूँ, क्या इसके पिता भी होंगे, क्या इसको कुछ, क्या इनके बारे में कुछ आदमियों ने ज्यादा विशेषज्ञ मतलब इसमें बहुत कुछ जानकारी दिया होगा, उस आदमी के बारे में जानना जरूरी है। इसके एक अरस्तु है, अरस्तु जो है कोई और नहीं, अरस्तु जो है प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु जो है कह सकते हो कि आप, वो तार्किक व्यक्ति था, मतलब फिलोसफी को अवधारणा के व्यक्ति था। जैसे कि ओशो हो गया, ये सब फिलोसफिकल बात करते हैं, ये अपनी बात को तार्किकता से समझाते हैं, मतलब इस टाइप के लोग अरस्तु थे। अरस्तु को क्या कहा जाता है? राजनीतिक व्यक्ति, इस तर्क की बात करते हैं। राजनीति में बहुत कुछ ऐसे आपको पता चल गया होगा, ताकि यहाँ पर हमारी माइंड की डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे तार्किक व्यक्ति को क्या कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। इस प्रकार आज की कक्षा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।